सो हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th के कंप्लीट फिजिक्स सिलेबस जो है एनसीईआरटी के हिसाब से उसके ऊपर एक मॉक टेस्ट इस पे सॉल्व करेंगे। तो जो भी पीडीएफ है टेस्ट का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो जेईई मेन के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड होगा। तो उसको आप डाउनलोड करें, खुद से सॉल्व करें, उसके बाद ये वीडियो देखें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे टू फुल टर्न्स ऑफ द सर्कुलर स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर ऑन इट्स मेन स्केल। ठीक है, दो फुल रोटेशंस में 1 मिलीमीटर चल रहा है, यानी एक फुल रोटेशन में 0.5 mm चलेगा। तो पिच की वैल्यू 0.5 mm है। पिच क्या हो गया? 0.5 mm। ठीक है, ओके। अब बोला गया आपको कि द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल 50। तो लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लिस्ट काउंट होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, जो कि बोला गया 50। तो ये करेंगे तो 0.01 mm आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 0.5 mm था, तो दिस बाय दिस यहाँ लिख ही देते हैं इतना mm। तो लिस्ट काउंट में मिल गया। फर्दर इट इज फाउंड दैट द जीरो एरर इज -0.03। ठीक है, जीरो एरर दे दिया। अब डायमीटर नाप रहे हैं किसी थिन वायर का। तो स्टूडेंट नोट्स द मेन स्केल रीडिंग इज इतना। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग दे दिया है हमें। एंड द नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन इन लाइन विद द मेन स्केल इतना। ठीक है, और कोइंसाइडिंग डिवीजन दे दिया है। सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? मेन स्केल का 35th। तो डायमीटर क्या होगा? तो हमें पता है जो रीडिंग आया है वो होता है मेन स्केल रीडिंग विच इज 3 प्लस सर्कुलर स्केल का। सर्कुलर स्केल में कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? 35 इंटू लिस्ट काउंट। ये फॉर्मूला होना चाहिए था, मतलब ये होना चाहिए था करेक्ट रीडिंग, लेकिन यहाँ जीरो एरर है। तो अगर जीरो एरर नहीं होता तब ये रीडिंग, मतलब इसको आप करेक्ट मानते हैं। जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा, तो -0.03। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.35 3.38। तो 3.38 मिलीमीटर, है ना। जीरो एरर को हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि नेगेटिव जीरो एरर इससे सब्ट्रैक्ट करें। जीरो एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट ही होता है। सेकंड क्वेश्चन में द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। ओके, देन सेलेक्ट द फॉल्स। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो बताना है। ठीक है, एट टी इक्वल टू 1/b डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज नियरली इतना। तो टी इक्वल टू 1/b पुट कर दो, तो एक्स वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें टी इक्वल टू 1/b पुट करो। तो टी की वैल्यू 1/b पुट करेंगे तो a/b 1 माइनस e⁻−1। तो 1 - 1/e, और 1 - 1/e आपको पता होगा कैपेसिटर वाले चैप्टर से 12th में। अगर नहीं पता तो ये 0.63 होता है। ठीक है, तो 0.63 a/b। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है 2/3। 2/3 मतलब 0.67, है ना। ये कितना है? ये है 0.67। तो अब ठीक है, ओके, ये और ये तो अप्रोक्सीमेटली सेम है ना। नेक्स्ट में द वेलोसिटी एंड, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली पूछा था, नियरली। ठीक है, द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल टी इक्वल टू 0 आर ए एंड माइनस ए बी रेस्पेक्टिव। ठीक है, तो ये तो पोजीशन है। पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी मिल जाएगा, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे रहने दो। इसका डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी, इसका यहाँ ना जनरल एक्सप्रेशन है a/b 1 माइनस ई की पावर माइनस बी टी। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस बी टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस बी, यानी प्लस बी ई की पावर माइनस बी टी। ठीक है, तो बी बी कट गया, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो गया ए ई की पावर माइनस बी टी। तो वेलोसिटी मिल गया, तो एक्सेलेरेशन निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ए से कंफ्यूज मत हो, ए यहाँ पे कांस्टेंट भी है एक, तो मैं ए सी सी लिख देता हूँ एक्सेलेरेशन निकालने के लिए। तो इस ए और एक्सेलेरेशन वाले में कंफ्यूजन ना हो, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो माइनस बी ए ई की पावर माइनस बी टी। अब बोला गया टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी की वैल्यू ए है, तो टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, वी की वैल्यू ए। तो फर्स्ट लाइन तो सही है इसका। और एक्सेलेरेशन की वैल्यू माइनस ए बी है टी इक्वल टू 0 पे, तो टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये वाला 1 हो जाएगा, तो माइनस ए बी। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट था। द पार्टिकल कैन नॉट गो बियॉन्ड एक्स इक्वल टू a/b। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, ये जो फंक्शन दिया गया है, आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा। तो एक्स टी ग्राफ आपको मिलेगा ऐसा कुछ। ठीक है, कारण क्या है? वेलोसिटी देख लो, आप हमेशा पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, मतलब ऑफकोर्स जो 12th वाले होंगे उनको समझ में आ गया हो क्यों, कैपेसिटर वगैरह चैप्टर में देखे हो आप। तो आप ऐसे समझो, 11th वाले बच्चे जो है, वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है। यहाँ तक ना टी की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, ई की पावर माइनस बी टी पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, मतलब एक्स हमेशा बढ़ रहा होगा। टी इक्वल टू 0 पे एक्स की वैल्यू क्या है? 0। तो टी इक्वल टू 0 पे एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ पुट करके देख लो, टी इक्वल टू 0 तो 1 - 1 हो जाएगा 0। तो टी इक्वल टू 0 पे एक्स इक्वल टू 0, और ग्राफ ऐसा आना चाहिए जो हमेशा बढ़ता रहे। ठीक है, और दूसरी बात है, ग्राफ हमेशा बढ़ता तो रहेगा, लेकिन बढ़ने वाला ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है।
लेकिन ऐसा टाइप का नहीं बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि टी इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे आप, तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे ए बाई बी होना चाहिए। यानी जीरो से बढ़ते 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 ए बाई बी तक पहुंचेगा और हमेशा बढ़ता ही रहेगा। तो ऐसा टाइप का कुछ ग्राफ रहेगा, ठीक है? ये कभी ए बाई बी को टच नहीं कर पाएगा, लेकिन हमेशा उसके तरफ जाता रहेगा, ठीक है? तो द पार्टिकल कैनॉट गो बियॉन्ड ए बाई बी, तो ए बाई बी से ज़्यादा एक्स कोऑर्डिनेट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। द पार्टिकल विल नॉट कम बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट एट इक्वल टू इन्फिनिटी, तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ पुट कर दो ना, यहीं पे देखो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे पोजीशन कितना है, ए बाई बी, यहाँ पे भी टी इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करो, ए बाई बी। तो सही बात है, टी इक्वल टू जीरो पे तो पोजीशन जीरो था, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पोजीशन ए बाई बी है, तो दैट पार्टिकल विल नॉट कम बैक टू इट स्टार्टिंग पॉइंट एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे स्टार्टिंग पॉइंट पे तो नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट में होता तो एक्स की वैल्यू जीरो हो जाती, ठीक है? तो ये सभी स्टेटमेंट सही है। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बोनस हो जाएगा। और अगर मुझे एक चुनना ही रहे, अगर बोनस नहीं करना है, तब मैं ए को चूज करूंगा, क्योंकि 0.67 और 0.63, अब अब क्योंकि बी सी और डी एग्जैक्टली सही है, तो मुझे ए को चुनना पड़ेगा मजबूरी से, ठीक है? वैसे तो नियरली ए भी टू 0.67 और 0.63 को नियरली बोलेंगे इक्वल है ना? तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बोनस होगा। तो अब एक्चुअल जेईई में बोनस आता है, तो अगर हमारे मॉक टेस्ट में बोनस आ भी गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? आपको प्रैक्टिस होना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ के या एनालाइज करके आप समझ सको कि हाँ बोनस है कि नहीं। Copper of fixed volume V is drawn into a wire of length L. When the wire is subjected to a constant force, the extension produced in the wire is delta L. Which of the following graph is a straight line? ठीक है, तो डेल्टा एल वर्सेस एल का अलग अलग फंक्शन दिया हुआ है, वन बाय एल, एल स्क्वायर वगैरह वगैरह, तो कौन सा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है? तो वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो वॉल्यूम होता है, क्योंकि वायर है, तो वायर का वॉल्यूम, वायर यूजुअली सिलिंड्रिकल शेप में होता है, तो वायर का वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। सिलिंड्रिकल नहीं भी हो तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, तो क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ हो गया वॉल्यूम, ठीक है? अब ये तो आपका एक्सटेंशन वाला केस है, तो यंग्स मॉडुलस वाला फॉर्मूला क्या होता है? यंग्स मॉडुलस होता है टी बाई ए स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, डेल्टा एल बाय एल, ठीक है? अब मुझे एरिया को हटाना पड़ेगा, है ना? क्योंकि जब आप वायर को स्ट्रेच करोगे तो लेंथ तो चेंज होगा ही, एरिया भी चेंज होगा, तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे, y इक्वल टू टी, एरिया में लिखूंगा v बाय एल, एरिया को क्या लिखूंगा v बाय एल, तो ये हो जाएगा टी एल बाय वी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल, तो आपको दिखेगा टी बाय वी इंटू एल स्क्वायर बाय डेल्टा एल, ठीक है? अब वायर को कितना भी स्ट्रेच कर दो, वायर का मटेरियल तो चेंज नहीं हो रहा, तो यंग्स मॉडुलस चेंज नहीं होने वाला, टी और वी चेंज नहीं होने वाला, तो आई कैन से कि ये सब कांस्टेंट है, ये हर केस में, मतलब वायर का जितना भी लेंथ हो जाए ये चेंज नहीं होने वाला, तो बेसिकली एल स्क्वायर बाय डेल्टा एल कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसको भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, यानी डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, ठीक है ना? ये कांस्टेंट, तो इसको कांस्टेंट होना पड़ेगा। ये कांस्टेंट तभी हो सकता है जब डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो, है ना? ये डेल्टा एल और एल स्क्वायर जो है ये रेशियो कुछ कांस्टेंट है, ठीक है? तो बेसिकली डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है, तो डेल्टा एल वर्सेस एल का ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, एल स्क्वायर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ये प्रोपोर्शनल टू दिस है, मतलब इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है? डेल्टा एल वर्सेस एल स्क्वायर का ग्राफ, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग सही चल रही है कि नहीं। हेलो, हाँ सही है, ओके। Moving on, next question, question number 4 में a solid sphere of mass m and radius r is pulled horizontally on a sufficiently rough surface as shown. Choose the correct alternative, ठीक है? तो रफ सरफेस पे आपने सॉलिड स्फीयर को पुल कर रहे हो, सेंटर ऑफ मास से फोर्स लगा रहे हो, ठीक है? तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज, अब सेंटर ऑफ मास, आप इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आप, तो फ्री बॉडी डायग्राम में आपके पास एफ मिलेगा, फ्रिक्शन लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैं अभी के लिए लेफ्ट ले लेता हूँ, और प्योर रोलिंग कर रहा है, ठीक है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, नॉर्मल और एम, ये चार फोर्स है। एक्सेलेरेशन जो होगा सेंटर ऑफ मास का वो होना चाहिए एफ बाय एफ माइनस एफ एस बाय टोटल मास, ठीक है? लेकिन यहाँ बोला गया एफ बाय एम होना चाहिए, ये तो तभी होगा जब इस फ्रिक्शन फोर्स जीरो, ठीक है? वो चेक कर लेंगे आगे, पता चल जाएगा फ्रिक्शन फोर्स जीरो का। एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालने का बेस्ट तरीका क्या है? क्योंकि आपको फ्रिक्शन फोर्स नहीं पता अभी तक, तो आप डायरेक्टली इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क इक्वल टू अल्फा लगाओ, कॉन्टैक्ट के अबाउट, ठीक है? कॉन्टैक्ट के अबाउट टॉर्क इक्वल टू अल्फा लगाओगे, फ्रिक्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कॉन्टैक्ट के अबाउट टॉर्क किसका आएगा? बस एफ का आएगा, नॉर्मल यहीं से पास होता है, एम जे यहीं से पास होता है, बस एक कैपिटल एफ का टॉर्क आएगा। अब कैपिटल एफ जो है इस क्रॉस से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है? आर पे है, तो टॉर्क अबाउट कॉन्टैक्ट हो गया इतना, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट कॉन्टैक्ट, तो सॉलिड स्फीयर है तो कॉन्टैक्ट के अबाउट हो जाएगा 7/5 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो यहाँ से आप देख सकते हो अल्फा इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी 5/7 एफ बाय एम, और अल्फा इंटू आर क्या होता है? ए सी एम होता है, ठीक है? तो 5/7 एफ एम, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एफ बाय एम नहीं था, एफ माइनस एफ एस बाय एम था। द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द स्फीयर एक्ट्स फॉरवर्ड, तो फ्रिक्शन निकालते हैं, तो ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा होगा देखते हैं। तो ए सी एम आपको पता है, अब ए सी एम, यही तो ए सी एम था, ए सी एम की वैल्यू निकालते हैं ना। ए सी एम यहाँ से आपको पता है इतना है, यहाँ से इतना है, तो दोनों को सेम कर दो, ठीक है? तो यहाँ से ए सी एम है 5/7, तो 5/7 एफ बाय एम
इक्वल टू एफ बाय एम माइनस एफ एस। ठीक है, तो एफ एस की वैल्यू यहाँ से आपको दिख रही है, एफ एस की वैल्यू हो जाएगी 1 - 5/7 2/7 एफ बाय एम। ठीक है, इंटू एम, तो एम कैंसिल। हाँ, तो 2 F/7। तो फ्रिक्शन पॉजिटिव आया है, मतलब मैंने जिस सेंस में माना था उसी सेंस में, तो मैंने लेफ्ट की तरफ माना था तो लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, तो फॉरवर्ड नहीं, बैकवर्ड है फ्रिक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स इज F/3, नहीं तो 2 F/7 है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है। A physical quantity of the dimensions of length can be formed out of c, g and e square by 4 pi epsilon naught, where c is speed of light और g universal constant gravitation, e है चार्ज। तो इनमें से किसका डायमेंशन लेंथ के बराबर है, बेसिकली यही पूछा गया। ठीक है, तो ऑफकोर्स आप इस तरीके से क्वेश्चन करना जानते हो, लेंथ इक्वल टू सी की पावर ए, जी की पावर बी और ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर कुछ नया ए बी डी कर दो, और फिर दोनों तरफ का डायमेंशन मैच करके, ठीक है, इसको डायमेंशनली मतलब फंडामेंटल टर्म्स के, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म के डायमेंशन के टर्म्स में लिख दो, इसको लिख दो, इसको लिख दो, और फिर दोनों तरफ एक्सपोनेंट मैच कर दो। तो ऑफकोर्स इस तरीके से तो आता ही है, भले ही लंबा होता है लेकिन आ ही जाएगा, हर क्वेश्चन का यही तोड़ है ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन का। ठीक है, तो मैं कुछ अलग तरीके से इसको दिखाऊंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ई स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, तो आपको पता है के Q1 Q2, तो के Q1 Q2 में ई स्क्वायर ले रहा हूँ, के होता है 1/4, तो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर फोर्स के बराबर होता है। तो डायमेंशनली देखा जाए तो ये वाली चीज़ इसके डायमेंशन के बराबर है ना, मैं डायमेंशन वाला सिंबल पुट नहीं करूंगा, तो डायमेंशनली लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है। और एफ बाय आर स्क्वायर आपका जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर के बराबर, एफ एफ एक होता है जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, फोर्स डायमेंशनली होता है, अगर न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन देखें जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर, तो जी M1 M2 यानी जी एम स्क्वायर डायमेंशनली इक्वल टू एफ आर स्क्वायर, तो ये दोनों डायमेंशनली ये सब इक्वल है। ठीक है, ओके, अब हमें चाहिए लेंथ, तो इन सबको लेके हमें लेंथ चाहिए। ठीक है, तो हर ऑप्शन में आपको ई स्क्वायर बाय 4 पाई इंटू जी, तो ज़्यादा ऑप्शन में जी इंटू दिस दिख रहा है, देखो अधिकतर ऑप्शन में जी इंटू दिस दिख रहा है ना। तो पहले ये वाला एक्सप्लोर कर लेते हैं, जी इंटू दिस वाला। तो इसको अगर जी से मल्टीप्लाई करें, मैं इसको जी से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी जी आ जाएगा, तो जी स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा। तो जी इंटू दिस, तो इसको अगर मैं जी से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ दिख रहा हूँ मैं, इसको जी से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ जी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ जी आ जाएगा। ठीक है, यानी जिस चीज़ का डायमेंशन जी स्क्वायर एम स्क्वायर के बराबर है ना, तो इस चीज़ का डायमेंशन जी स्क्वायर एम स्क्वायर के बराबर है। तो चलो इससे स्टार्ट करते हैं, जी स्क्वायर एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना, ये नहीं दिख रहा आपको, तो जी स्क्वायर एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो जी इंटू एम आ जाएगा, मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज़ लेंथ के बराबर है कि नहीं, तो जी इंटू एम, इसको आप आगे क्या करेंगे, ठीक है, अब और कोई तरीका नहीं सूझ रहा तो जी इंटू एम का ही लिख लेते हैं ना। तो जी का वैल्यू मतलब डायमेंशनली जी क्या होता है, जी होता है एफ आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर व्हाइट वाले सिंबल को हटा तो तब भी इक्वेशन ट्रू है ना। तो इससे जी का वैल्यू क्या एक्सप्रेस मतलब डायमेंशन क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, एफ आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इंटू एम। तो डायमेंशनली देखे तो ये आएगा सी स्क्वायर एफ स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग ऊपर नीचे सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते, तो सी की पावर 4 एफ आर स्क्वायर बाय एम सी स्क्वायर मतलब एनर्जी, एनर्जी होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो सी की पावर 4 इंटू आर है, तो डायमेंशनली दिस कैन नॉट बी इक्वल टू लेंथ। ठीक है, क्यों, क्योंकि सी डायमेंशनलेस नहीं होता, सी की पावर 4 इंटू आर का डायमेंशन आर के बराबर नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। अब ऑप्शन डी को ट्राई करते हैं, मैं रैंडमली मैं जो ए सी डी चेक करना था, अब डी को ट्राई कर रहे हैं क्योंकि फील हो रहा है हो जाएगा। तो इसमें फिर से ये वाली चीज़ है, तो ये वाली चीज़ मतलब जी इंटू एम, जी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो जी इंटू एम। ठीक है, ये दोनों मैच कर रहा था ना, इंटू 1/c² इंटू 1/c² है ना। अब जी एम की वैल्यू आपको यहाँ से पता है, जी एम हो जाएगा आपका, जी एम हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बाय एम, एफ आर स्क्वायर बाय एम। अब एम सी स्क्वायर तो एनर्जी है, और फोर्स इंटू आर होता है वर्क डन, वो भी एनर्जी डायमेंशनली, तो एनर्जी निकल गया, लेंथ आ गया, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। हिट एंड ट्रायल रहेगा इसमें ऑफ कोर्स। ठीक है, ओके, a particle of mass m driven by a machine that delivers a constant power of k watt, if the particle starts from rest the force on the particle is a function of time। ठीक है, तो पावर कांस्टेंट है, तो पावर होता है एफ इंटू वी, न्यूटन्स लॉ से एफ होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो पावर कांस्टेंट है, पावर की वैल्यू के है, तो के बाय एम इक्वल टू वी डी वी इंटू डी टी। इंटीग्रेट करते दोनों तरफ, अब टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो है, क्वेश्चन ने बोल दिया है, रेस्ट से स्टार्ट करा, टी इक्वल टू टी पे मान लेते हैं वेलोसिटी वी है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2k/m इंटू टी, ये हो गया वी। अब यहाँ से वी की मतलब वी स्क्वायर है तो वी मिल जाएगा 2k/m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी। अब वी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स हो जाएगा वी डी टी, तो दिस इंटू डी टी, फिर से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है,
तो आपसे पूछा गया है फोर्स ऑन द पार्टिकल। फोर्स तो मास इंटू एक्सेलेरेशन से आएगा, तो मैं इंटीग्रेट क्यों कर रहा हूँ, मुझे डिफरेंशिएट करना चाहिए। मुझे लगा पोजीशन पूछा है, क्योंकि ऐसा पॉपुलर क्वेश्चन होता है जिसे पोजीशन पूछते हैं। ओके, तो एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलेरेशन हो जाएगा डी बाई डी टी। तो डी बाई डी टी करेंगे तो 2k/m इंटू, ये तो 1/2 √t, इसका डिफरेंशिएशन है ना। तो एक्सेलेरेशन इतना हो गया, फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो इंटू मास करेंगे तो 2km, और इसको अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे तो 4 × t। तो km/2t का स्क्वायर रूट, km/2t का स्क्वायर रूट, ऑप्शन डी। ठीक है, ये टी की पावर माइनस आपको नीचे लेते होगे तो अंदर रूट के अंदर आ जाएगा, है ना, km/2t। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन यूनिफॉर्म स्फीयर। अब यूनिफॉर्म स्फीयर को आप, यूनिफॉर्म स्फीयर के कारण इस रॉड पे या रॉड के कारण यूनिफॉर्म स्फीयर में कितना लग रहा है, तो आपको पता है कि शेल थ्योरम से इस यूनिफॉर्म स्फीयर को आप पॉइंट मास मान सकते हो एट सेंटर। ठीक है, बाहर वाले पॉइंट्स के लिए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर कैसा बिहेव करता है, पॉइंट मास एट इट सेंटर। अब बाहर वाला चीज़ चाहे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, मतलब कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट हो, या पॉइंट मास हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट ऑफ द रॉड आउटसाइड द स्फीयर है, तो स्फीयर के कारण उससे फोर्स निकालने के लिए स्फीयर को पॉइंट मास मान सकते हैं। तो स्फीयर को पॉइंट मास मान लिया, और ये रॉड है, रॉड का मास m है, स्मॉल m, और लेंथ l है। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके कारण इसके किसी भी पॉइंट पे फोर्स निकालेंगे। अब अलग अलग पॉइंट अलग अलग दूरी पे है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ ये है x इक्वल टू 0, ये है x इक्वल टू x, और ये है x इक्वल टू x प्लस डी एक्स। तो मेरा एम बस यही है, इस m का और यहाँ पे जो पॉइंट मास है, लेट अस कॉल दैट dm, इसके बीच का फोर्स निकालना। और इनके बीच का दूरी कितना है, ये x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू x है, तो ये दूरी हो जाएगा x। तो ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, तो आपको पता है जो फोर्स लगाएगा उसको अगर मैं df से डिनोट करूँ, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, दोनों पॉइंट मास है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाओ, तो जी mm बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो स्मॉल मास हो जाएगा, ये हो जाएगा क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, तो स्मॉल मास हो जाएगा आपका मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx। ठीक है, तो एक स्मॉल m कैपिटल m में कंफ्यूज मत होना। तो मास पर यूनिट लेंथ, तो df इतना आ गया। अब ये इस पॉइंट को लेफ्ट की तरफ खींचेगा, और किसी पॉइंट को लेफ्ट की तरफ ही खींचेगा, तो हर पॉइंट पे जो df लग रहा है यहाँ पे सब लेफ्ट की तरफ है। तो नेट फोर्स सिंपली हर एक फोर्स का वेक्टर सम, सिंपल सम हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर सम तो होगा ही, मैं बोलना चाहता हूँ 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन 5 न्यूटन होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। तो आप इंटीग्रेशन भी तो सम करते हैं, मतलब कॉम्पाउंड लेके इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, हर पॉइंट पे df सेम डायरेक्शन पे लग रहा है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करते वक्त जो जो कांस्टेंट होगा, मतलब रॉड के अलग अलग पॉइंट पे आप मूव करोगे तो क्या क्या चेंज नहीं हो रहा है, तो टोटल मास ऑफ रॉड, टोटल मास ऑफ स्फीयर, ये सब तो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको बाहर रखो, x की पावर -2 dx का इंटीग्रेशन करना है। अब इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या है, जो नियरेस्ट पॉइंट है रॉड का, उसके लिए x की वैल्यू, इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू है क्वेश्चन के हिसाब से r, है ना, स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस दूर है ना, और इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू हो जाएगी r प्लस एल। तो r से r प्लस एल तक इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा जी एम एम बाय एल, तो 1/x हो जाएगा, तो 1/r माइनस 1/r प्लस एल। ठीक है, अब इसको आप इंटीग्रेट, मतलब इंटीग्रेट तो कर चुके हैं, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो r प्लस आर माइनस आर, आर प्लस एल माइनस आर, तो एल बाय आर प्लस एल, तो जी एम एम एल बाय एल आर प्लस। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी कर सकते थे सिंपली। आपको पता है कि ये फॉर्मूला तो तब वैलिड होता, ये तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, जी एम एम बाय आर स्क्वायर होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। ये भी डायमेंशनली, इन दोनों का डायमेंशन अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग हो भी ये मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेंथ नहीं हो सकता। तो फोर्स, अगर ये फोर्स के बराबर है तो ये भी फोर्स का डायमेंशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, तो ये गलत है। ठीक है, और ये एम एम बाय, हाँ ये भी फोर्स के डायमेंशन के बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि एम एम जी एम एम बाय आर स्क्वायर फोर्स के डायमेंशन के बराबर होता है, ये एम एम इंटू एल तो नहीं होगा, तो ये तो डायमेंशन एनालिसिस से आपको पता चल जाता है, ए है। ठीक है, if the ratio of length, radii and Young's moduli of steel and brass wire in the given figure are a, b and c, then the corresponding ratio of increase in length। ठीक है, अब increase in length होता है यंग्स मॉडुलस इनटू लेंथ, और डेल्टा एल, स्ट्रेस स्ट्रेस, ओके स्ट्रेस से डिवाइड करते हैं ना, मैं गलत लिख रहा हूँ यहाँ पे, अंडू कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेस होता है टी बाय एरिया इंटू डेल्टा एल बाय एल, तो डेल्टा एल बाय डेल्टा एल को उधर भेज दो, यंग्स मॉडुलस को इधर लेता हूँ। ठीक है, तो वाई इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन से, मैं, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं रहता, तो मैं, मेरे को वो मेन फॉर्मूला याद है तो मैं इसे करता हूँ। तो डेल्टा एल हो गया टी एल बाय ए इंटू वाई। ठीक है, अब आपको बोला गया है डेल्टा एल का रेशियो निकालना है। दो केस है, देख लो केस क्या क्या है, एक स्टील है और एक ब्रास है, इन दोनों का डेल्टा एल का रेशियो निकालना है। ठीक है, अब दोनों केस में क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी करेगा, वाई वेरी करेगा, लेंथ वेरी करेगा, और टेंशन ही वेरी करेगा, हर चीज़ वेरी करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे टेंशन हो जाएगा, स्टील वायर के लिए टेंशन है, तो अगर पहले स्टील लिखा है फिर ब्रास लिखा है, तो मेरे को लग रहा है उसी
के अनुसार रेशियो बताना है। पहले स्टील का डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ब्रास का डेल्टा, ठीक है। तो स्टील का, इसको मैं T1 बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे टेंशन हो जाएगा इसके नीचे का पूरे मास का वेट जो कि है 3 mg, और यहाँ पे टेंशन हो जाएगा इस वायर के नीचे वाले पूरे मास का वेट जो कि है 2 mg, ठीक है। तो मुझे निकालना है डेल्टा L1 बाय डेल्टा L2। तो ये T और L के तो प्रोपोर्शनल है, तो T1 बाय T2, L1 बाय L2, ठीक है। और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो A2 बाय A1, और यंग्स मॉडुलस का भी रेशियो, ठीक है, इन्वर्स है ना, जो भी डिनोमिनेटर में उसका इन्वर्स रेशियो आ जाएगा। करे तो करके देख लो डिटेल में। अब टेंशन 1/10⁻²² 3/2 है। लेंथ 1/L2, तो लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, लेंथ का रेशियो है A, है ना, A। फिर है एरिया का रेशियो, एरिया हो जाएगा आपका उल्टा एरिया का रेशियो, तो रेडियस का रेशियो B है, ठीक है। तो दिस बाय दिस का रेडियस B है, तो उल्टा का रेशियो 1/B होगा, तो 1/B का स्क्वायर, है ना, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर करेंगे तब एरिया आएगा। और फिर यंग्स मॉडुलस का इन्वर्स रेशियो, तो यंग मॉडुलस का रेशियो C है, तो इन्वर्स रेशियो हो जाएगा 1/C। तो आपका आंसर हो जाएगा 3A/2B²C, 3A/2B²C, ऑप्शन सी। A ball of radius r and density rho falls under gravity through a height h before entering water. Velocity of water does not change even on entering the water, ठीक है। तो जस्ट बिफोर एंटरिंग हो जाएगा √/2gh, जस्ट आफ्टर मतलब आफ्टर एंटरिंग तो आपको पता ही है, वो हो जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी चलेगा ये, ठीक है। तो डज नॉट चेंज मतलब अल्टीमेटली तो टर्मिनल वेलोसिटी चलेगा, यानी शुरू से ही टर्मिनल वेलोसिटी चल रहा होगा, यही हो सकता है इस क्वेश्चन में। अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे कुछ वेलोसिटी से घुसा है, ठीक है, तो जब एंट्री लिया तब टर्मिनल वेलोसिटी नहीं, कुछ देर बाद टर्मिनल वेलोसिटी आया, तो ऑफकोर्स वेलोसिटी का चेंज हुआ है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे चल रहा है, ठीक है। तो द फैक्ट कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है वाटर घुसने के बाद भी, मतलब वाटर घुसने के पहले ही वो टर्मिनल वेलोसिटी वाला वैल्यू से ही चलना स्टार्ट, मतलब वाटर को हिट करते वक्त ही टर्मिनल वेलोसिटी चल रहा होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है। एच हाइट से आप रेस्ट से छोड़े हो ना, तो यहाँ पे रेस्ट पे है, एच हाइट से छोड़े हो तो वाटर घुसने के जस्ट पहले इसका स्पीड हो जाएगा √/2gh। और द फैक्ट कि वेलोसिटी डज नॉट चेंज हो रहा है, डज नॉट चेंज, तो इसका मतलब है ये जो v मैं लिखा हूँ ये टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर होगा, दिस शुड बी आल्सो इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो √/2gh इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी है, और टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है 2/9 डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर। तो एक्चुअली में वैसा नहीं होना चाहिए, वन सब क्वेश्चन ऑप्शन में वन दिख रहा है, तो मैं वन ऐसे ले लेता हूँ, तो ये सब CGS में होगा, ठीक है, जो भी है फर्क नहीं पड़ेगा, हमें क्वेश्चन सही के गलत उससे उतना मतलब नहीं होना चाहिए, पहले तो आंसर लाओ, फिर बाद में डिटेल करते रहेंगे, बात करते रहो, ठीक है, एग्जाम के बाद हो भी। तो 2/9 डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ईटा, यही होता है, इंटू जी, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो हमें एच चाहिए, तो एच के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, और बाई 2 भी करना होगा, तो 4/81/2, तो 2/81 ईटा स्क्वायर रो माइनस 1 स्क्वायर r⁴ जी स्क्वायर, ठीक है। तो ये किससे मैच कर रहा है, जी स्क्वायर, जी ओके, जी से भी डिवाइड करेंगे ना, जी से भी डिवाइड करेंगे तो एक जी कट जाएगा r⁴, और 81 नीचे चाहिए ना, 81 वाला तो एक ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, तो सब चीज़ सेम है क्या, ओके, r⁴ यहाँ है ना, हाँ, तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है, यहाँ r⁴ इससे गलत है। If density d, frequency f and velocity v are taken as fundamental quantities, then the dimensional formula for kinetic energy, तो काइनेटिक एनर्जी डायमेंशनली mv² के बराबर होता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो सिंबल है उसके टर्म्स में लाने करेंगे, अगेन इस क्वेश्चन को आप वही d की पावर a, f की पावर b और v की पावर c करके कर सकते हो, मैं तो कुछ अलग तरीके से दिखाऊंगा। तो मास लिखना है तो हो जाएगा, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, v कैपिटल V, और ये स्पीड वाला v है, ठीक है। तो ठीक है, मतलब वॉल्यूम को मैं लेंथ क्यूब लिख देता हूँ, है ना, डेंसिटी इंटू लेंथ क्यूब हो गया मास, डायमेंशनली बात करो, और v², तो वेलोसिटी तो v ही लेना है ये, ठीक है। अब हमें देखो d आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, d के टर्म्स में लिखना था, v के टर्म्स में लिखना था, v आ गया, l को एलिमिनेट करना होगा, ठीक है, l को एलिमिनेट करना है। अब लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ हो जाता है डिस्टेंस, एक स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, 1/टाइम मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को f से नोट कर रहा है, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस यानी लेंथ हो जाएगा, ये लेंथ ही है ना, तो लेंथ हो जाएगा v/f, तो लेंथ हो जाएगा v/f, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से v और f जो है उनके हिसाब से, उस निम्बल के हिसाब से लेंथ हो जाएगा v/फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो लेंथ के बदले v/फ्रीक्वेंसी लिख दो, तो d f⁻³ v⁵, d f⁻³ v⁵, मतलब ऑप्शन ए। A 40 kg slab rests on a frictionless floor as shown in the figure that a 10 kg block rests on the top of the slab. The static friction coefficient इतना है, dynamic friction coefficient इतना है, kinetic. The 10 kg block is up, ठीक है, तो ऊपर वाले ब्लॉक को खींचेंगे तो नीचे वाले ब्लॉक का या स्लैब का एक्सीलरेशन क्या होगा, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन में तो हमेशा पहले अज्यूम कर लो, क्योंकि फ्रिक्शन का एम होता है स्लिपिंग रोकना, तो पहले अज्यूम कर लो दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 10 kg, ये 40 kg, आप इसको खींच रहे हो,
100 न्यूटन से। तो मान लो दोनों एक साथ चले, दोनों एक साथ चल रहेंगे तो फ्रिक्शन तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, और याद रखना 40 kg पे फ्रिक्शन लग नहीं सकता इससे, ग्राउंड से, सरफेस से, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्मूथ है ना। फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द स्लैब, ओके, द फ्रिक्शनलेस सरफेस है यहाँ, है ना, लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो 50 और 100, तो 100/50 मतलब एक्सेलेरेशन, कॉमन एक्सेलेरेशन हो जाएगा ए कॉमन, फिर 100/50 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब फिर चेक करो कि क्या इस एक्सेलेरेशन से नीचे वाला ब्लॉक जिसको आप डायरेक्टली खींच नहीं रहे हो, उसको तो फ्रिक्शन लेके जाएगा आगे, तो क्या नीचे वाला ब्लॉक इस एक्सेलेरेशन से मूव कर सकता है? अब याद रखना स्लीपिंग आपने नहीं माना है, नो स्लीपिंग माना तभी तो दोनों एक साथ चल रहे 2 से, ठीक है। स्लीपिंग नहीं माना तो इस पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? स्टैटिक लग रहा होगा, ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू चेक करते हैं ना। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? इसका मास इंटू एक्सेलेरेशन 80 न्यूटन। अब क्या स्टैटिक फ्रिक्शन कितना वैल्यू पॉसिबल है? उसके लिए स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू पता करो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है म्यूएस इंटू नॉर्मल। अब म्यूएस की वैल्यू इन दोनों पेयर के लिए है 0.6, और नॉर्मल होगा ऊपर वाले ब्लॉक का mg। तो ओके, कोई बात नहीं, जी हमें 9.8 दिया गया है, तो इतना, तो 9.8 इंटू 8×6 = 48, 8, 9×6 = 58, तो 58.8 न्यूटन आ रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 58.8, लेकिन आपको चाहिए, आप चाहते हो दोनों ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग नहीं हो, तो फ्रिक्शन इनके बीच में कितना लगना चाहिए? 80, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको देख के पता चल गया, अच्छा ये पॉसिबल नहीं है, मतलब स्लिपिंग हो रहा है। तो पहले आपने क्या किया? पहले आपने मान लिया नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग माना, अज्यूम नो स्लिपिंग, अज्यूम किया नो स्लिपिंग, लेकिन ये देख के आपको पता चल गया कि नो स्लिपिंग इज नॉट पॉसिबल। भाई नो स्लिपिंग तो पॉसिबल है नहीं, तो इसका मतलब स्लिपिंग हो रहा है, दिस इंप्लाइज स्लिपिंग हो रहा है, ठीक है। तो अब आगे का कहानी करते हैं। स्लिपिंग हो रहा है मतलब फ्रिक्शन जो है काइनेटिक लग रहा है, ओके। ओके, अब काइनेटिक फ्रिक्शन का तो एक ही वैल्यू होता है, म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू है 0.4, और नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी 10 g, ठीक है। अब नीचे वाला ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, 40 kg के ब्लॉक के ऊपर तो बस फ्रिक्शन लगेगा। लेफ्ट की तरफ क्यों लग रहा है? क्योंकि आप ऊपर वाले ब्लॉक को लेफ्ट की तरफ खींचोगे, तो ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले को वाया फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ ले जाना चाहिए, तभी तो स्लिपिंग मिनिमाइज होगा, ठीक है। और मास है 40 kg, तो इसका एक्सेशन हो जाएगा F/40। एफ की वैल्यू है इतना, तो 0.4 यानी 4g/40, तो हो गया g/10। एक बार देख लेते हैं ये वाला पोर्शन, मेरा फेस कितना बड़ा है इसमें, हाँ दिख रहा है। तो g/10 मतलब 0.98, ऑप्शन ए, ठीक है। थिन लिक्विड फिल्म फॉर्म्ड बिटवीन अ यू शेप्ड वायर एंड अ लाइट स्लाइडर सपोर्ट्स अ वेट ऑफ इतना, ठीक है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे इस थिन लिक्विड फिल्म लाइट स्लाइडर, तो स्लाइडर का अगर फ्री बॉडी डायग्राम, स्लाइडर प्लस इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। स्लाइडर प्लस ये हैंगिंग वेट का फ्री बॉडी डायग्राम बना है। तो इसके ऊपर देखो कांटेक्ट में है लिक्विड, तो मैं अगर स्लाइडर की बात करूँ तो स्लाइडर के कांटेक्ट में 2 लेयर ऑफ लिक्विड हो गया ना, क्योंकि थिन फिल्म ऑफ लिक्विड है तो 2 सरफेस होगा, एक तो हमें सामने दिखेगा, एक पीछे दिखेगा, ठीक है। तो दोनों लेयर जो होगा स्लाइडर के कांटेक्ट में, एक स्लाइडर के इस वाले पॉइंट से, इस वाले लेंस से, और एक सामने इस तरफ वाला लेंस है ना, ऐसे थिन लिक्विड का फिल्म रहेगा, ठीक है। तो स्लाइडर पे फ्रिक्शन लिक्विड के कारण सरफेस टेंशन लग रहा होगा, क्योंकि लिक्विड अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करना चाहेगा, तो स्लाइडर को ऊपर खींचेगा, 2 इंटू सरफेस टेंशन इंटू एल, ठीक है। और वेट लग रहा है W, तो दोनों का वैल्यू इक्विलिब्रियम में दोनों सेम होगा, है ना। तो स्लाइडर प्लस इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया मैं, ठीक है। स्लाइडर प्लस हैंगिंग वेट का, तो इस सिस्टम के ऊपर ये लिक्विड फोर्स लगाएगा सरफेस टेंशन वाला, और ये ग्रेविटी, ठीक है। तो दोनों इक्वल होंगे, तो 2SL इक्वल टू इतना। तो आपसे क्या पूछा गया? सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन हो जाएगा W/2L। वेट है 1.5 10⁻², डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ लेंथ, तो लेंथ दिया हुआ था 30, उसका डबल 60 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे इतना, तो 15/6 यानी 3 × 5/2 यानी 2.5 वाला ऑप्शन, 2.5 वाला ऑप्शन बस डी है, तो यही होगा, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन यू पी एंड वी फॉर ए आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस इन एन एनालिटिक प्रोसेस इज गिवन बाय दिस, तो यू इक्वल टू ए इतना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एडियाबैटिक, ठीक है। तो आपको यू दिया हुआ है तो डी यू निकालते हैं। तो अगर आप डी यू करेंगे, इस एक्सप्रेशन का डेल्टा लेंगे, तो डी ए आएगा, विच इज कॉन्स्टेंट, तो जीरो हो जाएगा, प्लस बी इंटू डी पी वी। क्यों? क्योंकि बी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है डे के, है ना। तो ये वाला टर्म तो जीरो होगा, क्योंकि चेंज इन ए कांस्टेंट है, तो ये तो जीरो हो गया। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे डी यू इक्वल टू बी इंटू डी पी वी। अब पी वी इक्वल टू एन आर टी लिख दो, तो बी इंटू चेंज इन एन आर टी। अब एन आर तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बोला नहीं आता तो आपको मान लेना है कि लीकेज नहीं हो रहा है, ना ही गैस ऐड हो रहा है, तो इतना। तो डी इक्वल टू इतना। अब डी होता है एन सी वी डेल्टा टी, या एन सी वी डी टी, तो डी हो गया इतना, तो ये हो गया सी वी, ठीक है। तो डी यू इक्वल टू एन सी वी डी टी, तो सी वी इतना हो गया। अब आइडियल क्या था, तो सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर लिखो, तो सी पी हो जाएगा आपका बी आर प्लस आर, यानी बी प्लस वन इंटू आर। गामा होता है सी पी बाय सी वी,
आपसे गामा ही तो पूछा है ना, एडिटिव एक्सपोनेंट। तो सी पी बाई सी वी करेंगे तो बी प्लस वन आर डिवाइडेड बाई बी आर, यानी बी प्लस वन डिवाइडेड बाई वन। तो ऑप्शन ए। फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर अ क्यूब ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट। ठीक है, तो ड्रॉ करते आते साथ में। तो आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है और आपने इससे एक मैक्सिमम वॉल्यूम का क्यूब कट किया। तो क्यूब को मैक्सिमम वॉल्यूम का क्यूब कट किया मतलब क्यूब का जो बॉडी डायगोनल होगा ना, वो इस स्फीयर के डायमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता इसको, कैसे ड्रॉ करूँ मैं। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। बहुत कम चांस है मेरे से ड्रॉ हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ। जो भी क्यूब का जो बॉडी डायगोनल होगा, जो कि हो जाएगा, क्यूब का साइड लेंथ ए है, तो बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा, √3a। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डायमीटर। डायमीटर मतलब 2r है। ठीक है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम मतलब क्यूब का साइड लेंथ और रेडियस ऑफ स्फीयर। अगर आप किसी स्फीयर से जिसका रेडियस आर है उससे मैक्सिमम वॉल्यूम का क्यूब कट कर रहे हो, तो यही होना चाहिए। क्यूब का साइड लेंथ और रेडियस के बीच में ये रिलेशन आना चाहिए। ठीक है, आप इमेजिन करोगे तो हो जाएगा, ये बहुत आसान है उस सेंस में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्यूब पासिंग थ्रू क्यूब अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द फेस। ठीक है, तो क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस लाइन पूछा है, किसी भी एक फेस के परपेंडिकुलर सेंटर से पास हो रहा है ना। ठीक है, तो इस लाइन के अबाउट क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जो सॉलिड स्फीयर है इसका मास है कैपिटल एम, जो क्यूब है मान लेते हैं इसका मास है स्मॉल एम। तो क्यूब का पूछा है, तो ये होता है 1/6। 1/6 होता है ना, 1/12, 1/12, 1/6 एम इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होता है। बस हमें इसको कन्वर्ट करना है कैपिटल एम और आर के टर्म्स में। ठीक है, तो पहले स्मॉल एम और कैपिटल एम का रेशियो निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय मास ऑफ स्फीयर हो जाएगा डेंसिटी। डेंसिटी तो मास ऑफ क्यूब हो जाएगा डेंसिटी ऑफ क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और मास ऑफ स्फीयर हो जाएगा डेंसिटी ऑफ स्फीयर। अब दोनों सेम ही मटेरियल से बने होंगे ऑफकोर्स, क्योंकि आपने स्फीयर से ही तो क्यूब को काटा है। ठीक है, इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये हो गया, तो मास का रेशियो होगा डेंसिटी, डेंसिटी कट गया, तो 3a³ बाय 4πr³। तो स्मॉल एम हो जाएगा इतना। ठीक है, उसको यहाँ लिख देते हैं, तो 1/6 स्मॉल एम हो जाएगा 3a³ बाय 4πr³ इंटू कैपिटल एम इंटू ए स्क्वायर, है ना। अब ये a⁻³ a⁻², आर, तो हमें चाहिए आर को हटाना है ना, तो ए को एलिमिनेट करो, तो a�5 हो गया है टोटल में, a�5 लिख देता हूँ यहाँ, है ना। तो a�5 हो गया, इसको हटा दो। अब a�5 जो है, a�5 जो है, इसको लिखते हैं आर के टर्म्स में, तो a हो जाएगा दिस बाय √3। तो इसका पावर 5 करेंगे तो 2 की पावर 5 32, √3 की पावर 5 मतलब 9√3 इंटू r की पावर 5। ठीक है, तो ये वाला चीज़ के बराबर है, और साथ में है ये क्या है, 6 × 4 = 24, 3 × 8। तो ये वाली चीज़ को अगर मैं यहाँ लिखूँ, तो m डिवाइडेड बाय 8πr³। ठीक है, आई होप ये दिख रहा हो, मेरा फेस ना आ गया हो, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, अभी तक दिख रहा है। तो बस ये आपका फाइनल आंसर है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 × 4 = 32, तो 4/9√3 मतलब ऑप्शन 4/9√3, 4/9√3 वाला ऑप्शन यही है। ठीक है, बाकी तो आपका पावर डायमेंशनली मैच हो ही जाएगा, तो आर स्क्वायर वगैरह एम वगैरह आ ही जाएगा। तो मैं खाली कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, तो 8 × 4 = 32, 4/9√3 वाला ऑप्शन ए। ठीक है, हो सकता है मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा ऑफकोर्स, है ना। इनिशियली कार ए इज 10.5 मीटर अहेड ऑफ कार बी, बोथ स्टार्ट मूविंग एट t = 0। तो दोनों एक साथ मूव करने स्टार्ट किए इन द सेम डायरेक्शन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द टू कार्स इज शोन। ठीक है, तो वीटी ग्राफ दिया गया है। ओके, वीटी ग्राफ से हमें दिख रहा है कार ए का वेलोसिटी कांस्टेंट है 10 पे, और कार बी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है लेकिन 45 डिग्री पे। तो इससे कार बी का एक्सेलेरेशन मिल जाएगा आपको tan 45 यानी 1। तो कार बी का एक्सेलेरेशन 1 है, कार ए का एक्सेलेरेशन तो 0 है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कार ए के लिए 0 है। ठीक है, ओके, तो टाइम इन द कार बी विल कैचअप। तो कार बी अगर कार ए को कैचअप कर रहा है, तो इनिशियली याद रखना कार ए अहेड था बी के, तो बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, कितना अहेड है 10.5। अब दोनों एक साथ चलना स्टार्ट किया इस कन्फिग्रेशन से, और मान लेते हैं बी ए को यहाँ पे क्रॉस किया। तो इस दौरान ए जितना चला है, बी उससे 10.5 ज़्यादा चला है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी का रिलेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्लस 10.5। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। तो वी टी ग्राफ अगर देखें तो बी का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, t = 0 वेलोसिटी 0 है, तो हाफ a² लिख देंगे। और ए का डिस्प्लेसमेंट, ए का इनिशियल वेलोसिटी इतना है, तो एक्सेशन 0 है, तो सिर्फ ut हो जाएगा, तो u इंटू टी प्लस 10.5। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 पुट कर दो, तो ये चीज़ 1 है।
तो आपके पास हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस 21 इक्वल टू 0। ठीक है, तो टी की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर 400 माइनस 4ac 84/2a। तो 484 मतलब 22, तो 20 प्लस माइनस 22/2 यानी 10 प्लस माइनस 11 यानी 21। ठीक है, तो टी इक्वल टू इतना, बाकी तो नेगेटिव आएगा, तो फ्यूचर में ही ना ये कार इसको क्रॉस करेगा, पास्ट में जो कि वो मतलब नहीं है, तो टी पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, वो सब लॉजिक मत लगाना, टी नेगेटिव नहीं हो सकता। अ पार्टिकल टाइड टू स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस आर कंटिन्यूअली इफ इट हैज वेलोसिटी इतना एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी का रिलेशन को पता होता है, तो यहाँ का स्पीड होता है, यहाँ का स्पीड मतलब यहाँ पे अगर स्पीड बोल रहा हूँ तो वी लिखना चाहिए मुझे। हाँ वी है, यहाँ का स्पीड अगर यू है तो क्या होता है एनर्जी कंजर्वेशन से जो यू स्क्वायर होता है वो होता है वी स्क्वायर प्लस 2gh। और हाइट क्या है, डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच का, हाइट डिफरेंस है 12, तो 2gh, h की वैल्यू 12। ठीक है, तो वी स्क्वायर प्लस 4gl। अब वी की वैल्यू दे दिया हाईएस्ट पॉइंट पे 3gr, तो एल आर के बराबर है, तो मैं वही लिख देता हूँ, एल जो है आर के बराबर है, आर। तो वी स्क्वायर 3gr है, 3gr प्लस 4gr 7gr। ठीक है, तो यू स्क्वायर आपका हो गया इतना, है ना। अब हाईएस्ट पॉइंट पे न्यूटन सो लगाए, तो हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन आपसे पूछा हाईएस्ट और लोएस्ट का, तो हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन टीएच बोल दे रहे, तो टेंशन भी डाउनवर्ड होगा, एमबी भी डाउनवर्ड होगा हाईएस्ट पॉइंट पे। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर हाईएस्ट पॉइंट पे देखें तो इतना है इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो हाईएस्ट पॉइंट का वी स्क्वायर बाय आर देखें, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वी स्क्वायर बाय आर करेंगे तो 3g आ जाएगा, है ना। वी की वैल्यू √3g आ रहा है, तो वी स्क्वायर बाय आर 3g, 3mg। तो इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना हो जाएगा, 2mg। सेम न्यूटन्स लॉ अगर सेकंड लॉ सेकंड लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे लगा तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर हो जाएगा। रस्सी जब ऐसी रहेगी तो टेंशन ऊपर की तरफ ब्लॉक पे, और एम जी सॉरी नीचे की तरफ, तो एम जी नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर हो जाएगा टी एल माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। और हाईएस्ट पॉइंट पे वी स्क्वायर बाय आर, सॉरी लोएस्ट पॉइंट पे वी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 7g, तो 7 माइनस हुआ तो 8 हो जाएगा ये। तो दोनों का रेशियो लेंगे अगर तो 1/4, यानी ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ ए परफेक्ट गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम और इतना इतना, फाइनल वॉल्यूम इतना है। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट दे दिया है 3/2, तो मोलर स्पेसिफिक आपको क्या होता है F/2R होता है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 3 हो गया, मतलब मोनोटॉमिक है। ठीक है, मोनोटॉमिक है, मतलब गामा की वैल्यू हो जाएगा 5/3, है ना। ओके, तो वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन होता है एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, है ना। तो गामा तो 5/3 है, तो है -1 माइनस 5/3 -2/3, तो -3/2 एन आर डेल्टा टी। ठीक है, अब एन आर डेल्टा टी मुझे लिखना है, तो ये तो हो जाएगा आपका एन आर डेल्टा टी, तो फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, एन आर डेल्टा टी ये होता है, ये डायरेक्टली आपको पता है वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाय 1 माइनस गामा, वैसे भी करो। ठीक है, तो मुझे ये फॉर्मूला याद रहता है, इसलिए मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ, जो भी है। तो अब पी फाइनल निकालना होगा, फाइनल वॉल्यूम दे दिया है, इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम दे दिया, तो पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट करते हैं, तो पी इनिशियल इतना है, वी इनिशियल इतना है, वी फाइनल इतना है, और पी फाइनल आपको नहीं पता, गामा मैंने मिस किया, तो गामा मतलब 5/3, 5/3। अब दोनों ही लीटर में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा यूनिट, तो आपको यहाँ लीटर को मीटर क्यूब में इस इक्वेशन में पीवी की पावर गामा में तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा मेहनत है वो बस। तो यहाँ से पी फाइनल आपको मिल रहा है 10⁵ इंटू 2 3 जा 2⁵5/3। ठीक है, अब 2 3 जा 3⁵5/3, अब 3⁵5/3 का वैल्यू दे दिया 6.19, तो ये है 6.19। ठीक है, इसको बाद में यूज़ करेंगे, तो पी एफ इतना मिल गया 3⁵5/3, है ना। तो यहाँ मैं जगह बनाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं, 3⁵5/3। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ से, तो पी एफ आपको पता चल गया 3⁵5/3 इंटू 10⁵5 ऐसा यूनिट्स में, है ना। तो माइनस को अंदर लेते जाए तो पी आई वी आई, तो पी आई वी आई तो हो जाएगा 10⁵5 इंटू 6 माइनस पी एफ है इतना 3 इंटू 5/3 इंटू 10⁵5 पी एफ वी एफ, और फाइनल वॉल्यूम है 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपका वॉल्यूम तो लीटर कैंसिल नहीं होने वाला, क्योंकि पीवी माइनस पीवी कर रहे हो, तो लीटर में ही रह गया, तो ये लीटर में है ना, तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, तो उसको कॉमन लेके बाहर लेते आएंगे तो 10⁻³ ठीक है, ये है ना, लीटर को मीटर क्यूब में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब जो जो कॉमन है बाहर ले लो,
तो 10⁵ बाहर लोगे तो 300/2 6 माइनस 3⁵5/3 इंटू 2। अब 3⁵5/3 है 6.19 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 6.2 इंटू 2 12.4, 12.4 में से 6 घटाएंगे -6.4, ठीक है। तो 150 इंटू -6.4, ठीक है। तो 15 इंटू 64 अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो 15 चौक 60, 6 15 छक 90, तो 960 आएगा माइनस साइन के साथ। तो -960 के नियरेस्ट, मैंने थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लिया था इसलिए शायद एग्जैक्ट मैच नहीं किया ना। मैंने 6.19 को 6.2 ले लिया था इसलिए 960 आया। हो सकता है 6.19 लेते तो देखता आता एग्जैक्ट, ठीक है। जो भी है, माइनस में तो 900 के आसपास यही एक ऑप्शन है, तो इसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन वेयर आर इज इन मीटर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो एक्स की वैल्यू यहाँ से है 4 साइन 2πt, और वाई की वैल्यू, वाई कोऑर्डिनेट कितना है पोजीशन का, 4 कॉस 2πt, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है, आप अगर x/4 यानी साइन 2πt का स्क्वायर करो और y/4 यानी कॉस 2πt का स्क्वायर करो, तो कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होना चाहिए। तो यानी यहाँ आपको दिख रहा है x² + y² इक्वल टू 4², ठीक है। यानी सर्कल में चल रहा है ना। पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सर्कल ऑफ रेडियस 4, तो ये ऑप्शन तो सही है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है, ठीक है। ओके, अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए तो एक्स पता है, तो वी एक्स निकाल लेते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 8 पाई कॉस 2πt, है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी वाई मिल जाएगा। तो वी वाई है आपका 8 पाई साइन 2πt माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो आप स्पीड का स्क्वायर करोगे तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, है ना। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो फिर से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा, तो ये 8 पाई का स्क्वायर, यानी वी की वैल्यू है 8 पाई, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है 8 पाई, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 8, ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया, हमें 8 पाई चाहिए, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन सही है, बोनस नहीं होगा, तो ये ऑप्शन बी होना चाहिए। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वी हमारा आ गया 8 पाई और इनका बोला गया 8, ठीक है। हो गया तब भी, क्योंकि अभी एग्जाम नहीं दे रहा हूँ मैं, तो मैं सब ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज v²/। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्योंकि v कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट है, सर्कल में चल रहा है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कितना होता है, v²/r, तो ये सही है स्टेटमेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आर वेक्टर के अपोजिट होता है। तो जैसे ये सर्कल में मूव कर रहा पार्टिकल, है ना। अब आर वेक्टर जो है, मान लेते सेंटर जो है यहाँ पे है सर्कल का, तो आर वेक्टर किसी पॉइंट पे, जैसे पॉइंट जब पार्टिकल यहाँ पे, तो आर वेक्टर ऐसा होगा, लेकिन एक्सेलरेशन तो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा ना, टुवर्ड्स सेंटर होगा, ठीक है। तो आर वेक्टर के अपोजिट होता है एक्सेलरेशन, तो स्टेटमेंट डी भी सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बस बी है, ठीक है। सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन ए रेडियस, इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, ओके, अर्थ का रेडियस आर, सॉरी, इन सर्कुलर रेडियस 3r, द परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिफ्ट इट टू एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5r, ठीक है। तो पहले ऑर्बिट का रेडियस 3r है, तो जब 3r है तब एनर्जी है इनिशियल एनर्जी माइनस g/m/, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होता है, ठीक है। ऑर्बिट ऑफ रेडियस 3r, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना है 3r, वही ऑर्बिट का रेडियस होता है। और जब रेडियस 5r है तब जो एनर्जी को उसको फाइनल एनर्जी बोलेंगे, तो ये हो जाएगा g/m/, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर या ऑर्बिट का रेडियस 5r, ठीक है। तो आपसे पूछा गया परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी, तो चेंज निकालते हैं। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100, ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज, ठीक है। परसेंटेज चेंज पहले निकाल लेते हैं, तो EF/EI, तो EF/EI करोगे तो 5/3 आएगा, ठीक है, माइनस EI, ओके। सीधा सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर रेशियो लेते हैं, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। अब देखो हमें तो पॉजिटिव में ही चाहिए ना, तो बाकी साइन में उतना घुसो मत, घुसोगे तब भी आ जाएगा ऑफकोर्स। तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 1/3 माइनस 1/5, मैं मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड खेल रहा हूँ, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाय इनिशियल, इनिशियल है 1/3, ठीक है। सभी ऑप्शन पॉजिटिव है ना, बस वो लॉजिक लगा लो, इंटू 100, तो 1 माइनस 3/5 इंटू 100%, यानी 2/5 और 100%, यानी 40%, ठीक है। एक्चुअली परसेंटेज चेंज नेगेटिव में आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी है ना, ये नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इसका नेगेटिव परसेंटेज चेंज करोगे तब ये एक्चुअली में आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है ना, ये -0.6 है, जो -0.33 है, ये -0.2 है, तो ये नेगेटिव में छोटा मैग्नीट्यूड वाला क्वांटिटी मतलब बड़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। Point P moves in a counterclockwise direction on a circular path as shown in the figure. The movement of P is such that it sweeps out a length s equal to इतना, where s is in meter, t is in second. The radius of the path is 20 meter. The acceleration p 20, ठीक है। तो आपको एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो कोई भी कर्व है, मतलब किसी
क्या बोलते हैं, जनरल पाथ में पार्टिकल चलता है तो बेस्ट तरीका क्या होगा, आप दो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन निकालो, एक टुवर्ड सेंटर, या तो सर्कुलर में है तो डायरेक्टली एक सेंटर की तरफ वाला एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल, ठीक है। तो आपको बोल दिया डिस्टेंस कवर्ड इतना है, तो डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको दे देगा स्पीड, तो ये आपको स्पीड देगा, ठीक है। स्पीड होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो स्पीड इतना हो गया। अब टी इक्वल 2 सेकंड पे स्पीड की वैल्यू, तो स्पीड को मैं मॉड वी से दिखा दूँ, तो स्पीड की वैल्यू टी इक्वल 2 सेकंड हो जाएगा, दो दूनी चार दिया 12 मीटर पर सेकंड। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है टी इक्वल 2 सेकंड हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर, और रेडियस है पार्ट का 20, ठीक है। सेंटीमीटर इतना हो गया। टेंजेंशियल निकालेंगे, टेंजेंशियल क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 60 टी इक्वल 2 सेकंड पे हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा वही जिसको एक्सेलरेशन सिंपली बोलते हैं, टेंजेंशियल का एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल का कंपोनेंट प्लस सेंटीमीटर, तो 12 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर इसका स्क्वायर का सम करेंगे तो 12 स्क्वायर से ज़्यादा ही होगा, तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 12 से ज़्यादा आएगा, 12 से ज़्यादा तो और क्या ऑप्शन है, ओके ए और डी दोनों है, तो कैलकुलेट करना होगा 12 स्क्वायर बाय 20, तो 144 डिवाइडेड बाय 20, तो 7.2 है ये, तो ये 7.2 है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसको मैं यहाँ लिखूँ तो 12 स्क्वायर प्लस 7.2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर दो प्लस 144, 12 स्क्वायर इतना होता है, इसका स्क्वायर रूट कर दो तो 13.99, तो यार आपका 13.99 मतलब 14 सही है, ठीक है। अ वेसल हैज 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट, क्या नाम है, प्रेशर P एंड टेम्परेचर 500, a small hole is made so that hydrogen leaks out. How much hydrogen in grams leaks out if the final pressure is 2, फाइनल प्रेशर इज P/2, तो प्रेशर आधा हो गया और टेम्परेचर 500 केल्विन से घट के 300 हो गया, ठीक है। तो PV इक्वल टू NRT यूज़ करते हैं, है ना। तो आपका नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा मास बाय मोलर मास, जो भी हो, ठीक है। ओके, तो P हो जाएगा दिस बाय V, है ना। हमें PT, हमें नंबर ऑफ मास चाहिए ना, तो यहाँ से आपको दिख रहा है मास प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो वही रहने वाला है, मास R वही रहने वाला है, तो मास प्रोपोर्शनल टू P/T, ठीक है। तो फर्स्ट केस का मास डिवाइडेड बाय सेकंड का केस मास इक्वल टू P1/T1 डिवाइडेड बाय T2/T1। तो प्रेशर का रेशियो तो 2 है, इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर, आपको बोलते हैं प्रेशर आधा हो गया तो इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर का डबल हो गया, और T2/T1 हो जाएगा 300/500 यानी 3/5 यानी 6/5, ठीक है। अब पहले मास था 6 ग्राम, बाद में मास हो जाएगा 5 ग्राम, है ना। 6/m2 इक्वल टू 6/5 मतलब मास हो जाएगा 5 ग्राम, तो इसका आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि ग्राम में पूछा है, ठीक है। A body execute SHM under the action of a force F1, okay, with a period of 4/5 seconds, ठीक है। If the force is changed to F2 is execute SHM in the with time period of, ओके, तो दो अलग अलग SHM का टाइम पीरियड दिया गया, इफ बोथ फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। ओके, तो अगर सिर्फ F1 जब एक्ट कर रहा है तब SHM का कुछ टाइम पीरियड दे दिया, F2 जब एक्ट कर रहा है, तो आपको पता है SHM में F क्या होता है, -m⍵² इंटू डिस्प्लेसमेंट मूविंग पोजीशन। वैसे सेकंड वाले SHM में भी सेम ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो माइनस मास तो सेम रहेगा, ओमेगा की वैल्यू डिफरेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट मूविंग पोजीशन, ठीक है। ये इतना गंदा मैं लिखा हूँ, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, m, है ना। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो F1 प्लस F2 हो जाएगा -m⍵1² प्लस ω2² इंटू एक्स, और F1 प्लस F2 नेट फोर्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोल दिया था थर्ड केस में क्या कर रहे हैं, थर्ड केस में दोनों F1 F2 सेम दिशा में लग रहा है ना, ठीक है। तो F1 प्लस F2, F1 और F2 का सम करेंगे तो F1 प्लस F2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये SHM है तो आपको पता है F1 प्लस F2 हो जाएगा मास इंटू -m⍵²x, जहाँ पे ओमेगा है इस SHM का एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हर SHM के साथ एसोसिएटेड एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, तो सिर्फ F1 लग रहा था तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा था, सिर्फ F2 लग रहा था तो ओमेगा 2 था, तो F1 प्लस F2 लगा तो मान लेते हो मैं, तो इसको आप कंपेयर करो दिस इक्वल टू दिस, तो आपको एक्स एम ये सब कट जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ω1² प्लस ω2², ठीक है। तो ω1² और ω2² का सम करना है तो ओमेगा मिल जाएगा। तो आपको रिलेशन मिल गया, ω² इक्वल टू ω1² प्लस ω2²। अब ओमेगा होता है 1 बाय टाइम पीरियड 2π/t, तो 2π तो कैंसिल आउट हो जाएगा हर जगह, तो 1 बाय टाइम पीरियड, पहले वाले का टाइम पीरियड था कितना था 4/5, तो 5/4, दूसरे वाले का था 3/5 यानी 5/3, ठीक है। तो 5² कॉमन, 1/4² प्लस 1/3², तो 1/12² प्लस 5² आ जाएगा, है ना। बेसिकली इन दोनों को सम किए, 3² प्लस 5 को, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा
25/12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/t² इसके बराबर है, मतलब t की वैल्यू हो जाएगा 12/25, और ऑप्शन दिया होता है x/25, मतलब क्वेश्चन में दिया होता है t की वैल्यू x/25 है, तो इनको देखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 12, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 12। सोनोमीटर वायर सपोर्टिंग अ 4 kg load and vibrates in fundamental mode when it with a tuning fork of frequency force 416 hertz, ठीक है। the length of the wire between the bridge is not doubled, okay। तो लेंथ ऑफ द वायर मतलब लेंथ, देखो सोनोमीटर वायर बेसिकली दोनों वायर का दोनों एंड्स फिक्स है, तो लेंथ को डबल करती है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द फंडामेंटल मोड, यानी इसी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करना है, तो लोड शुड बी चेंज, तो ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वायर फिक्सेड बोथ एंड के लिए क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अब ये सेम रखना है दोनों केस में, यानी सी बाय एल की वैल्यू सेम रखना है, तो इसको चेंज नहीं करना, मतलब टू तो चेंज नहीं हो सकता, तो सी बाय एल, यानी सी प्रोपोर्शनल टू एल। अब सी होता है √/t/μ। अब याद रखना वायर का लेंथ को चेंज करें, स्ट्रेच वगैरह करके नहीं। ये वायर था स्टील का वायर, हम लोग डबल लेंथ का ले रहे हैं, सेम वायर को स्ट्रेच नहीं कर रहे, तो म्यू तो सेम रहेगा, है ना। वायर को स्ट्रेच करेंगे तब ना उसका डेंसिटी वगैरह म्यू वगैरह सब चेंज होगा। वायर डबल लेंथ का लिए, ठीक है, तो म्यू कांस्टेंट है, तो √t प्रोपोर्शनल टू एल है, तो टेंशन प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अब लेंथ डबल किए तो टेंशन 4 गुना हो जाएगा, है ना। लेंथ को डबल कर दिए, फर्स्ट केस और सेकंड केस का में लेंथ जो है 1:2 का है, तो टेंशन 4 गुना हो जाएगा, तो न्यू टेंशन 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड टेंशन था 4 kg, तो न्यू टेंशन हो जाएगा 16 kgf, है ना। तो केजी नहीं पूछा है तो 16 kg, ठीक है। कितना लोड रखना पड़ेगा, 16 kg, है ना। टेंशन को आपको 4 गुना करना है, तो लोड को भी 4 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। Two particles are oscillating along two close parallel straight lines side by side with the same frequency and amplitude. They pass each other moving in opposite direction when their displacement is half of the amplitude, ठीक है। तो एक इसको सर्कुलर मोशन से करेंगे। The mean position of the two particles lie on a straight line perpendicular to the path of the particles. Okay, the mean position lie on a straight line perpendicular to the mean position lie on a straight line perpendicular. Okay, ठीक है, समझ गया। ओके, द फेज डिफरेंस मीन पोजिशंस ऑफ द टू पार्टिकल्स लाइन में, तो उनके बीच का फेज डिफरेंस पूछा है, ठीक है। ये तो सेम मेन पोजीशन होना चाहिए, अदरवाइज कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, तभी तो फेज डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मान लो ये पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है, क्लोज है, तो दो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है। ऊपर में भी एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, नीचे में भी एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ठीक है। अब एसएचएम के दौरान आपको बोल दिया गया है कि दे पास मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये वाला पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है, ये वाला पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है, दे पास ईच अदर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन देयर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। ओके, तो मैं मान लेता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही लाइन है, ठीक है, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं एसएचएम दिखाने के लिए, तो ये इनका सर्कल है, ठीक है। अब बेसिकली पार्टिकल्स जो है मासलेस मान लो, तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, ठीक है। और इस लाइन के अलॉन्ग दोनों एसएचएम कर रहे हैं ना, इस लाइन के अलॉन्ग, ठीक है। अब एसएचएम आपको पता है सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन होता है। आपको बोला गया है कि वो लोग एक दूसरे को पास किए मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और कहाँ पे पास किए, a/2 पे, तो ये a/2 है, ये भी a/2 है, ये x इक्वल टू माइनस, जैसे इसको मैं x इक्वल टू 0 बोलूँ, ये x इक्वल टू माइनस a/2, ये x इक्वल टू प्लस a/2, तो आप कुछ भी लो, मैं x इक्वल टू माइनस a/2 ले रहा हूँ, ठीक है। आप x इक्वल टू प्लस a/2 लेना है तो लो। तो इस पॉइंट को दोनों क्रॉस कर रहे हैं मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो एक पार्टिकल अगर इस तरफ जा रहा है तो दूसरा पार्टिकल इस तरफ जा रहा होगा, ठीक है। अब जो पार्टिकल इस तरफ जा रहा है उसका करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल ऐसा जा रहा होगा, क्योंकि अगर ऐसा जाएगा तब तो परछाई इस तरफ जाएगी, और जो पार्टिकल एसएचएम वाला पार्टिकल लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा उसका सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल इस सेंस में जा रहा होगा। तभी तो अगर पार्टिकल ऐसे जाएगा तो इसका परछाई यहाँ पे जो गिर रही होगी फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स कोऑर्डिनेट बेसिकली, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर ये ऐसे जाएगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखोगे तो बढ़ रहा होगा, अगर ऐसे जाएगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट घट रहा होगा, ठीक है। और ये बोला गया है कि ये कहाँ पे क्रॉस किया एक दूसरे को, a/2 पे, तो ये लेंथ जो है a/2 है, तो ये a/2 है, अगर रेडियस को तो a बोलते हैं, तो ये रेडियस a, ये a/2 मतलब ये 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 आपका ये तो 90 होता है ना, cos 60 हाफ होता है, अगर ये 60 है तो ये भी 60, सेम लॉजिक ऊपर लगा, ठीक है ना। तो अरे सॉरी मैं ये वाला लाइन ड्रॉ नहीं करना चाहिए था, सेंटर से ड्रॉ करना चाहिए था, मुझे फेज डिफरेंस दिखाना है ना, ठीक है। फेज डिफरेंस मतलब दोनों के पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल्स का, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये है, इस वाले सर्कुलर मोशन का, इस वाले का पोजीशन वेक्टर सेंटर के रिस्पेक्ट में इतना है, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, ये एंगल 60, देख लो a/2 a, ये एंगल भी 60, तो 60 + 60 120, तो फेज डिफरेंस हो जाएगा डिग्रीज में 120, ठीक है। अब यहाँ पे ऑफकोर्स हम लोग को मानना पड़ेगा दोनों का मीन पोजीशन सेम पॉइंट पे है, सेम पॉइंट पे, वो क्वेश्चन ने बोला नहीं है मीन पोजीशंस लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन पर। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को जो यहाँ पे लिखा गया है इस वाले पार्ट को लिटरली ले ले, तो ये जो यहाँ पे लिखा गया था जिसमें मैं कंफ्यूज हो रहा था, तो ऐसा भी तो हो सकता है दोनों का मीन पोजीशन अलग अलग जगह पे, ठीक है। ओके, तब
दे पास इच अदर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट्स इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, है ना। अब दोनों के मीन पोजीशन के बीच का गैप ही नहीं पता तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। वो वाला प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे, तो मीन पोजीशन सेम माना गया है ना। तो इसलिए बोला गया था परपेंडिकुलर, दोनों लाइन के परपेंडिकुलर में मीन पोजीशन, ठीक है। तो ऐसा जो भी है, bob of a simple pendulum execute SHM in water with a time period t naught, okay, और with a time period t and the period of oscillation of in air is t naught। तो टी नॉट और टी का रिलेशन क्या रहेगा, ठीक है। अब आपको पता है टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम को होता है 2 √/L/g। तो चाहे वाटर में हो या एयर में हो, ये वाली चीज़ तो सेम रहेगा, लेंथ ऑफ पेंडुलम चेंज नहीं होगा, तो टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी है, ठीक है। और एक्चुअली में क्या होता है, जी इफेक्टिव होता है ना। तो जी इफेक्टिव, ठीक है। तो पहले केस का टाइम पीरियड डिवाइड बाय दूसरे केस का टाइम पीरियड इक्वल टू जी इफेक्टिव पहले केस का, और उल्टा बोल दिया, जी इफेक्टिव दूसरे केस का, इनवर्स रेशियो है ना, डिवाइड बाय जी इफेक्टिव पहले केस का, ठीक है। ओके, अब पहला किसको बोलना है, जैसे वाटर को वाला केस को मैं पहला बोलूँ तो वाटर वाले केस में आपको जी इफेक्टिव होगा। जी इफेक्टिव क्या होता है, वेट माइनस बायन्सी डिवाइडेड बाय एम, इसी को तो जी इफेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। और फर्स्ट वाले केस में अगर इसको वाटर वाला केस बोलूँ, जी टू वाला केस जो वाटर वाला केस है, तो जी वन वाला केस नॉर्मल यही होगा, बायन्सी नहीं रहेगा, एयर में तो बायन्सी नहीं रहेगा, ठीक है। तो टू को मैं वाटर बोल रहा हूँ, इसको एयर बोल रहा हूँ, तो ये एयर है, ये वाटर है। एयर में टाइम पीरियड टी नॉट था और वाटर में टी, तो टी नॉट बाई टी इसके बराबर, ठीक है। वेट है, देखो क्यों, क्योंकि वाटर में जब ये होगा तो वाटर में इफेक्टिव, सॉरी नेट, क्या कर रहा हूँ मैं ड्रॉ, हाँ, वाटर में नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस बायन्सी, क्योंकि बायन्सी ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। तो दिस बाय एम करेंगे तो इफेक्टिव वेट मतलब इफेक्टिव जी आ जाएगा, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा 1 - बी/डब्ल्यू, ठीक है। अब बायन्सी हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू जी, और वेट हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू जी। तो ये कट गया, तो डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अब डेंसिटी ऑफ वाटर दे दिया, और डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000, डेंसिटी ऑफ सॉलिड है 4/3, तो ये 1000 है, 4/3 टाइम्स 1000 है, तो रेशियो लेंगे तो 3/4 हो जाएगा, तो 1 - 3/4, 1/4 मतलब हाफ, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड दे दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 ऐसे यूनिट्स में, तो ये हो जाएगा हाफ, तो टी हो जाएगा 2 T0, ठीक है। तो टी की वैल्यू आ गई 2 T0। तो आपसे पूछा गया था टी इक्वल टू हाउ मच टाइम्स ऑफ T0, तो 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा लेक्चर, कहीं भी कोई डाउट हो या कहीं भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो कमेंट में बताना, ठीक है। ओके, कुछ दिनों में हम लोग फुल सिलेबस टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अंटिल देन बाय।